अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 26 कवर करेंगे, द अमेज़न बेसिन एंड द लैंड कवर चेंज अ फ्यूचर इन द बैलेंस। इसमें हम पूरा चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिन किससे कहते हैं। बेसिन किसी भी लो लेइंग एरिया को कहते हैं विच इज़ सराउंडेड बाय हायर ग्राउंड। तो अमेज़न बेसिन क्या है? अमेज़न बेसिन एक जो है वो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है इन द वर्ल्ड, और इसको जो है वो अमेज़न रिवर ड्रेन करता है, जो कि मतलब कि अमेज़न रिवर भी एक जो लार्जेस्ट रिवर है बाय डिस्चार्ज। तो ये जो है ये कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है, और यहाँ पर इट इज़ होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवरिंग ओवर 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 1/3 ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ ऑन अर्थ जो है वो यहाँ पर हैं। तकरीबन हम कह सकते हैं कि अगर हम इसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो 10% ऑफ वर्ल्ड्स नॉन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर मतलब ये कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है। मतलब अगर यहाँ पर ज़रा सा भी लॉस होता है रेन फॉरेस्ट का, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो अमेज़न बेसिन जो है इट रिसीव्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ द 2.3 मीटर्स। तो यहाँ पर क्या कहते हैं इतना रेनफॉल क्यों होता है? इट इज़ वेटेस्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ। मतलब कि क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के करीब है, और जो पैसिफिक ओशन है वहाँ से जो वार्म वाटर आता है उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर जो है वो मतलब मॉइस्चर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना रेनफॉल होता है। तो ये हम देख सकते हैं ये क्या है, ये अमेज़न बेसिन की पिक्चर है, ठीक है। और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो अमेज़न रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर, जैसे मैंने अभी भी कहा कि इन द रीजन, एंड पोर्स ओवर 2 लाख क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर इनटू द अटलांटिक ओशन एवरी सेकेंड। उसके अलावा जो अमेज़न बेसिन है ये कार्बन सिंक के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। तकरीबन 100 बिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन जो है प्लांट्स और सॉइल के अंदर ये स्टोर करता है। तो ये तो सारी यहाँ तक बात होगी नॉर्मल में, नॉर्मली मतलब इतना करता है। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अराउंड 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो अब तक डिफॉरेस्टेशन की वजह से कट डाउन हो चुका है ब्राज़ील के अंदर लास्ट 30 ईयर्स के अंदर। और अभी भी क्या है कि हर साल तकरीबन 15,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो अब ये क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो अब देखते हैं कि लैंड यूज़ चेंज क्या है इसके अंदर। तो अमेज़ोनिया बहुत अरसा पहले से यहाँ पर ह्यूमन रह रहे हैं। तो 16th सेंचुरी में जब यहाँ पर यूरोपियन आए तो उन्होंने देखा वहाँ पर पहले से जो है वहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल रह रहे थे, मिलियन ऑफ इंडिजिनस पीपल रह रहे थे। इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल वहाँ पर जो रह रहे थे लोग, ठीक है, नेटिव जो वहाँ के लोग हैं। लेकिन उनके जो वे ऑफ लाइफ है उसने इन्वायरमेंट को इतना हार्म नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि उन लोगों को वहाँ जो रेन फॉरेस्ट है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो वहाँ पर सस्टेनेबल तरीके यूज़ करते थे, ठीक है। और उनका मतलब सिंपल लाइफस्टाइल था, यानी फ़िशिंग हंटिंग वगैरह पे रिलाय करते थे, तो इसलिए उन्होंने इतना वहाँ पर इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो रियल चेंजेस जो हैं 1540 से स्टार्ट हुई, जब वहाँ पर मॉडल सेटलमेंट्स हुई। तो तकरीबन एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2 तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने अमेज़ोनिया में इतना जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचाया था। तो नुकसान कब से पहुँचना शुरू हुआ? 1950s, लेट 1950s में। लेट 1950s में क्या किया गया कि रोड्स बनाना वहाँ पर शुरू हुई, विच कंटिन्यू थ्रू 1970s एंड 1980s। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, उसकी वजह से जो जब रोड्स बनी वहाँ पर, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट का जो काफ़ी मतलब कि इट ओपनड अप लार्ज पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब वहाँ पर लोगों को मज़ीद वहाँ पर लोग आए एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पॉपुलेशन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कैसे मिलने लग गया कि जाहिर सी बात है वहाँ पर लोगों को रोड्स की वजह से ऐसी एरियाज़ में भी वो फॉरेस्ट के जा सके जहाँ पर वो पहले नहीं जा सकते थे। तो उसकी वजह से फिर क्या है कि अच्छा, अब इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। तो ब्राज़ीलियन अमेज़ोनिया की पॉपुलेशन 1970 में 3.5 मिलियन थी, जो कि 2000 के अंदर 20 मिलियंस तक पहुँच गई। उसके अलावा
वहाँ जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने इंकरेज किया क्रिएशन ऑफ लार्ज कैटल रेंचेस। कैटल रेंचेस क्या होते हैं, ये लैंड है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर जो लाइफ स्टॉक है वो मतलब वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं कि वहाँ पर लाइफ स्टॉक रह सके। ऑब्वियसली ये फॉरेस्ट के अंदर तो नहीं रह सकता, तो क्या है उसको क्लियर किया जाता है, उस लैंड को क्लियर किया जाता है, वहाँ पर पास्चर्स बनाए जाते हैं जहाँ पर लाइफ स्टॉक रह सके। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं क्या हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रही है। उसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी क्या हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रही है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन इंक्रीज़ हो गई। अच्छा, उसके अलावा अब जो डिफोरेस्टेशन की रीजंस हैं ये अभी भी हैं, यानी कि क्या कहते हैं डिवेलपिंग नेशंस में और लोग आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से रोड्स भी एक तो मतलब कि ज़्यादा बन रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो लार्ज स्केल इंटेंसिव एग्रीकल्चर को भी एक्सपेंड किया जा रहा है। तो अच्छा, अब एग्रीकल्चर के होने से एक ये भी प्रॉब्लम है कि सस्टेनेबल तरीके नहीं यूज़ किए जाते, ठीक है, यानी कि वहाँ पर अमेज़ोन के अंदर सस्टेनेबल तरीके नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स अनसस्टेनेबल तरीके यूज़ करते हैं जिसकी वजह से फिर उनको नुकसान बाद में क्या होता है कि अनसस्टेनेबल तरीके से उन्हें शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, और उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम आता है कि उनके जो लैंड है वो डिग्रेड कर जाता है, ठीक है, वहाँ पर यानी सॉइल डिग्रेडेशन हो जाती है, और उसके अलावा टाइम के साथ साथ क्रॉप यील्ड भी कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक टाइम आता है कि फार्मर्स को ये काम छोड़ना पड़ता है। तो उनको अपना जो है वो ज़मीन उसको छोड़ के उन्हें किसी और कोई और काम करना पड़ता है, तो फिर वो दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे कि माइनिंग वगैरह की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद डिफोरेस्टेशन होती है। अच्छा, वहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एफर्ट्स की गई, तो लेकिन क्या था कि वो भी फेल हो गई, वो अब देखते हैं क्यों हुई। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मॉडल्स जो अमेज़ोन के अंदर यूज़ किए गए थे वो ड्राई रीजन ऑफ ब्राज़ील से आए थे, जबकि ये एक वेट रीजन है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मॉडल यूज़ किए गए जो कि फिर फेल हो गए। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन हुई, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई, सोशल प्रॉब्लम्स हुई, और जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। तो ओवर 5,50,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो इसकी वजह से कम हो गया, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी ज़्यादा हो गई। अच्छा, अच्छा, अब क्या कहते हैं, अब ये जो डिफोरेस्टेशन और बायोमास बर्निंग की वजह से फिर क्या होता है कि मलेरियल इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं, रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं। डिफोरेस्टेशन की वजह से जाहिर सी बात है जो क्या कहते हैं मॉस्किटोज़ का जो एक नेचुरल हैबिटेट था वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फिर ह्यूमन होस्ट के ऊपर रिलाई करेंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होके, और बायोमास बढ़ने की वजह से क्या है कि हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं वो रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से क्या है कि रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। उसके अलावा गोल्ड प्रोस्पेक्टिंग ने भी जो है उसकी वजह से मर्करी पोल्यूशन ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि मरकरी जो है वो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर क्या है, और मरकरी के बारे में हम जानते हैं ये एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैवी मेटल है। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से फ़िशेस को नुकसान पहुंचता है, और जो फ़िश ईटिंग पॉपुलेशंस हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। अच्छा, उसके अलावा जो रूरल अमेजोनियन पॉपुलेशन है वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है। उसकी वजह क्या है कि अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से और लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, कि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से किस तरह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है बाद में। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इलीगल सेलेक्टिव लॉगिंग इज कंट्रोल फॉर द डिग्रेडिंग द अमेजोनियन फॉरेस्ट। सेलेक्टिव लॉगिंग क्या होती है, कि क्या होता है कि फॉरेस्ट में से कुछ सेलेक्टिव ट्रीज़ को क्या किया जाता है, उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, और मतलब कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है, तो उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और यूज़ करने के लिए या बेचने के लिए। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, उसकी वजह से वहाँ पर जो है वो डिफोरेस्टेशन होती है। अच्छा, अब इसका कार्बन साइकिल पे क्या इम्पैक्ट है, हमने लैंड यूज़ चेंजेस देख लिए कि ये लैंड यूज़ चेंज होते हैं जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन इंक्रीज़ हो रही है। अब इसका कार्बन साइकिल पे क्या इम्पैक्ट है, जो अनडिस्टर्ब्ड अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो कार्बन सिंक के तौर पर एक्ट करता है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी देखा कि क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो हमें पता चलता है कि जो रिवर स्ट्रीम्स वगैरह और वेटलैंड्स वगैरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा जो इमिशंस हैं वो अब होने लग गई। तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी हम रीज़न देख लेते हैं। डिफोरेस्टेशन और बायोमास बर्निंग की वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और ज़्यादा रिलीज़ होती है, रेंजिंग फ्रॉम 150 टू 250 मेट्रिक टन एनुअली। तो ये जो ब्राज़ील की जो टोटल एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है जो फॉसिल फ्यूल कंबशन की वजह से होती है, ये उसको भी एक्सीड कर गई है।
तो यहाँ पर एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कार्बन सिंक की कैपेसिटी है मज़ीद सैचुरेटेड हो जाएगी। मतलब कि क्या होगा इधर कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी जो रिलीज़ हो रही है वो ज़्यादा होगी, जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कम होगी। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक नेचुरली वो एब्जॉर्ब कर रहा था वो कम हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके अलावा वार्म जब क्लाइमेट होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उसकी वजह से जो सोइल कार्बन है उसकी भी डिकम्पोजिशन तेज़ी से होगी, जिसकी वजह से मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होगी। तो क्लाइमेट चेंज मॉडल्स प्रिडिक्ट करते हैं कि 4 to 6 डिग्री सी टेम्परेचर राइज की वजह से क्या है कि क्या कहते हैं उसकी वजह, मतलब कि बाय द एंड ऑफ सेंचुरी 4 to 6 डिग्री सी ऑफ टेम्परेचर राइज की वजह से क्या होगा कि पोटेंशली ट्रिगरिंग सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। अच्छा, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा कि अमेज़ोन की वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी विद टेंडेंसी टुवर्ड सवानाइजेशन। सवानाइजेशन क्या है कि जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो पहले रेन फॉरेस्ट था वहाँ पे लश रेन फॉरेस्ट है, वो एक ड्राई लैंडस्केप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सवाना की तरह। सवाना क्या है? सवाना के बारे में हम जानते हैं मिक्स्ड वुडलैंड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो ये उसकी तरह का वहाँ पर दिखने लग जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है कि फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू सिलेक्टिव लॉगिंग एंड अदर लैंड यूज चेंज। फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे हमने सिलेक्टिव लॉगिंग के अंदर बात की थी कि कुछ कुछ जगह से जो ट्रीज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है, कुछ जो वैल्यूएबल ट्रीज़ होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक जो लार्ज कंटिन्यूस फॉरेस्ट है, जैसे हमें बैकग्राउंड के अंदर नज़र आ रहा है, उसकी बजाय पैचेस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने ट्रीज़ रिमूव कर दिए, यहाँ से रिमूव कर दिए, तो क्या है कि पैचेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो उसकी वजह से जो फॉरेस्ट ससेप्टिबिलिटी टू फायर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा जो वार्म क्लाइमेट होगा उसकी वजह से भी ज़्यादा कहते हैं फॉरेस्ट फायर का जो है वो रिस्क है, जिसकी वजह से मज़ीद फॉरेस्ट लॉस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस मज़ीद होंगी। तो 1998 में रोराइमा फायर हुई थी, उसकी वजह से 14,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो बर्न हो गया था। इससे हमें पता चलता है कि लार्ज स्केल फॉरेस्ट लॉस होता है अनकंट्रोल्ड फायर की वजह से। अब जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एज अ कार्बन सिंक जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, और यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो अमेज़न कार्बन बैलेंस के ऊपर जो इम्पैक्ट्स हैं उनको समझने के लिए भी मज़ीद जो है वो रिसर्च की ज़रूरत है। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं इम्पैक्ट्स ऑन एटमॉस्फेयर। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो ग्लोबल एटमॉस्फेयर में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इमिट होते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो आगे एयर को क्लीन करते हैं और इसके अलावा क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। तो इनकी जो इमिशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इमिशन क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इसके बारे में हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में और प्लानट के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने में काम आ रहे हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि इसका ये फ़ायदा होता है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो उसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स से प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो एयर भी क्लीन नहीं होगी। अच्छा, अब बायोमास बढ़ने की वजह से क्या होता है, एरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो एरोसोल्स हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एटमॉस्फेयर के ऊपर, वो आगे हम देखते हैं। तो ये जो एरोसोल्स हैं इनकी अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये जो सोलर रेडिएशंस हैं इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और स्कैटर कर सकते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, इनको अर्थ सरफेस पे जो है वो नहीं आने देते। तो ओवरऑल जो एरोसोल्स का सरफेस एनर्जी बजट पे इफेक्ट है। सरफेस एनर्जी बजट क्या होता है कि ये जो है वो इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशंस के दरमियान जो बैलेंस होता है उसे हम सरफेस एनर्जी बजट कहते हैं। तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है एरोसोल्स का इस पर, वो एरोसोल्स की कंपोजिशन और कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ एरोसोल्स जो हैं ये क्या करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके सरफेस को कूल करते हैं, जबकि कुछ जैसे कि ब्लैक कार्बन है ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करके सोलर रेडिएशंस को सरफेस हीटिंग करते हैं। ठीक है, तो इनके डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये हमने एक तो इसका इफेक्ट देख लिया। अच्छा, अब ये जो एरोसोल्स हैं इनका जो है वो क्लाउडीनेस इन बाउंड्री लेयर और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स पे भी इनका इन्फ्लुएंस होता है। बाउंड्री लेयर क्या होती है? बाउंड्री लेयर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें क्लाउडीनेस पे इसका क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। तो एरोसोल्स क्लाउड फॉर्मेशन को किस तरह से इफेक्ट करते हैं कि ये एरोसोल्स खुद क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के तौर पर एक्ट करते हैं बाउंड्री लेयर के अंदर। क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के बारे में हम जानते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि जिन पे वाटर वेपर्स कंडेंस करते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है,
तो जब क्या कहते हैं ये क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के तौर पर एक्ट करेंगे तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज होंगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वाटर वेपर्स को ज़्यादा जगह मिलेंगी कंडेंस होने के लिए, ठीक है, और इसकी वजह से क्लाउडीनेस फिर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्लाउड्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे। अच्छा, इस इन एरोसोल्स का जो है वो क्लाउड्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी इफेक्ट होता है, मतलब इनके साइज़ और लाइफ टाइम की वजह से। तो उसकी वजह से फिर जो क्या कहते हैं स्पेस में वापस जो सोलर रेडिएशन आ रही हैं उनके अमाउंट पे भी इसका इफेक्ट होगा। तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे कि इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स चेंज होंगे, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज होंगे, और जो सोलर रेडिएशन सरफेस पे आ रही है उसकी अमाउंट भी इस पर क्या कहते हैं उस पर भी इसका इफेक्ट होगा, ठीक है, कि कितनी आ रही है। अच्छा, अब रेनी सीज़न के अंदर क्या है कि क्लाउडीनेस, रेनफॉल और विंड सिस्टम इनके थोड़े कंट्रास्टिंग बिहेवियर्स होते हैं वेस्टर्ली और ईस्टर्ली रिजाइम के अंदर। वेस्टर्ली रिजाइम और ईस्टर्ली रिजाइम क्या होते हैं, यानी कि इसमें क्या कहते हैं विंड वेस्ट से ब्लो करती है और इसमें जब ईस्ट से ब्लो करती है तो इसमें थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर होता है। तो जब वेस्ट से विंड आती है तो उसमें क्या होता है, इट ब्रिंग्स लो लेवल वेस्टर्ली विंग्स एसोसिएटेड विद साउथ अटलांटिक कन्वर्जेंस जोन। तो इसमें क्या होता है, ओशनिक लाइक क्लाउड बनते हैं, यानी कि इनकी लो क्लाउड टॉप्स होती हैं, मतलब इतना ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर में मतलब ऊपर की तरफ एक्सटेंड नहीं करते, यानी इनकी क्लाउड टॉप्स लो होती है। उसके अलावा क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई भी इसमें कम होता है, उसकी अमाउंट कम होती है, और क्लाउड के जो ड्रॉप्स हैं वो उनका साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से लाइटनिंग जो है वो कम होगी। ईस्टर्ली विंड पीरियड्स के अंदर जो है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट चीज़ें होंगी, यानी इसके अंदर हाई क्लाउड टॉप्स होंगे, लाइटनिंग जो है वो क्या कहते हैं इसके अंदर ज़्यादा होगी, और उसके अलावा क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की अमाउंट भी ज़्यादा होगी, और जो क्लाउड ड्रॉप साइज़ है वो कम होगा, मतलब उसके उल्टा बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो डिफोरेस्टेशन और बायोमास बर्निंग एरोसोल्स के जो एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री, क्लाइमेट पैटर्न्स और क्लाउड फॉर्मेशन पे जो इम्पैक्ट्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अभी मज़ीद जो है वो रिसर्च की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट्स ऑन वाटर केमिस्ट्री। तो जब क्या कहते हैं किसी भी एरिया के अंदर लैंड कवर चेंज और लैंड यूज़ चेंज जाता है तो उसकी वजह से उस एरिया के जो वाटर केमिस्ट्री है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है, ठीक है। जो फॉरेस्ट होते हैं वो वैसे तो क्या कहते हैं मतलब कि फॉरेस्ट अगर मतलब बिल्कुल ठीक है, अगर कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो क्या होता है कि ये वाटर केमिस्ट्री को प्रॉपर, इनकी वजह से वाटर केमिस्ट्री एक बैलेंस्ड और रेगुलेटेड वाटर केमिस्ट्री रहती है। लेकिन जब डिफोरेस्टेशन होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे हमने पीछे लैंड यूज़ चेंजेस, लैंड कवर चेंजेस पढ़े, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट को पास्चर्स के अंदर चेंज किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि रिवर्स में जो आइंस हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स भी पोल्यूट होंगे। उसके अलावा पीछे भी जैसे हम पढ़ चुके हैं मर्क्यूरी पोल्यूशन होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो वाटर की केमिस्ट्री है वो आल्टर हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर के। फ्यूचर में हम इस सबको कैसे देखते हैं, तो ये जो 70 ईयर्स ऑफ फेल डेवलपमेंट अटैम्प्ट्स हैं अमेजोनिया के अंदर, जैसे हमने पहले कहा कि कुछ एफर्ट्स की गई जो कि फेल हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, जैसे कि अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस है और बहुत सारे नेचुरल साइकिल के अंदर जो डिस्ट्रप्शंस हैं। तो इस डिस्ट्रक्टिव पाथ को ख़त्म करने के लिए अब किस चीज़ की ज़रूरत है, इम्प्रूव नॉलेज की, अप्लाइड रिसर्च की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर के लिए एजुकेशन की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। तो एग्रीकल्चर एंड एग्रोफॉरेस्ट्री इन अमेजोनिया कैन ओनली सक्सीड इफ दे मिमिक द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स इन ट्रॉपिकल इकोसिस्टम। एग्रोफॉरेस्ट्री किसे कहते हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब ये एक मतलब लैंड यूज सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को ट्रॉपिकल रीजन के अंदर कंबाइन किया जाता है, मतलब कि ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है, मैनेज किया जाता है ट्रीज़ और श्रब्स को, और उसके साथ साथ क्रॉप्स को, ठीक है। तो ये असल में क्या करता है, एग्रोफॉरेस्ट्री जो है ये नेचुरल स्ट्रक्चर और यानी कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो नेचुरल स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको मिमिक करता है, ठीक है। और इसके यानी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के अंदर भी और ह्यूमन वेलबींग के अंदर भी। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए प्रॉपर बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अमेजोनिया ट्रॉपिकल इकोसिस्टम, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है, ठीक है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट गैप, एक नॉलेज गैप है यहाँ पर। तो इस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस करना, जो कि क्या कहते हैं हमारे इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करती हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन की भी नीड्स को पूरा करती हैं, जो सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन अभी हम उनको अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इतनी अभी बेहतर इसके बारे में नहीं है। तो अमेजोनियन नेशंस को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो
पिछले 50 साल से जो एक डेवलपमेंट मॉडल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं उनको तो सबसे पहले स्टॉप करना है, जिन्होंने अब तक जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको तबाह कर दिया है। तो उसके क्या है कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। जो अभी जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उनके सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, जैसे कि हम पेस्टिसाइड्स, ठीक है, या फिर फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। या सिंपली हम फर्टिलाइज़र्स की एग्जांपल लेते हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह को यूज़ किया जाता है या इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो कि हम देखते हैं कि बाद में पोल्यूशन वगैरह कॉज करती हैं। तो इसकी बजाय जो है वो दूसरे यानी कि नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल और बेसिक एग्जांपल है। तो उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अमेजोनिया के अंदर है, इट मस्ट प्रायोरिटाइज एजुकेशन टू एड्रेस द रूट इशूज़ के बारे में पता होने चाहिए। उसके लिए जो है वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसका अगर हम एक लाइन के अंदर हम देखें कि आगे क्या करना चाहिए, तो अप्लाइड रिसर्च ऑन ट्रॉपिकल एग्रोफोरेस्ट्री कंबाइंड विद बेसिक इकोसिस्टम नॉलेज, ठीक है, एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द पाथ फॉरवर्ड। कि ये आगे मेन जो है वो आगे मतलब अगर बेहतरी लानी है तो उसके लिए ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। कोई भी आपको वैसे भी किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। वहाँ पर पास पेपर्स वगैरह भी अपलोड हुए होते हैं। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अपनी जो क्लास फेलोज़ वगैरह उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।